हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज बिहेवियरल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। बिहेवियरल काउंसलिंग में बिहेवियरल अप्रोच के प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। और बिहेवियरल अप्रोच का मतलब है जहाँ पे बिहेवियर के ऊपर बात की जाती है, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है जिसको हम देख सकते हैं। पहले जो हमने काउंसलिंग के बारे में पढ़ा है इससे पहले, उनमें मेजर डिफरेंस इससे क्या है कि वो लोग थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, थॉट पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज़ों को फोकस करते हैं जो हम देख नहीं सकते। बिहेवियर काउंसलिंग में क्या है कि ये उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा बिहेवियर है जो हमें सामने सामने नजर आता है, जिसको ओवर्ट बोलते हैं। ओवर्ट का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल। तो जब कोई सामने कोई चीज़ है तो उसको ठीक करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए बिहेवियरल अप्रोच में ये माना जाता है कि जो हमारे मैल अडेप्टिव बिहेवियर है उनको हम ठीक कर सकते हैं। और वो मैल अडेप्टिव क्यों है? क्योंकि हमारी लर्निंग इस तरह से हुई है, हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हुई है कि हमारा बिहेवियर जो है वो मैल अडेप्टिव हो गया है। इसीलिए इसमें पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग और बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात की जाती है। तो मेल एडजस्टेड पर्सन कौन हो गया? जो अपनी कॉम्पिटेंसीज को एक्वायर नहीं कर पाया, अपने कोपिंग स्किल्स नहीं सीख पाया अपने प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए, या जिसने फॉल्टी लर्निंग कर लिया है, फॉल्टी रिएक्शन सीख लिए हैं, मतलब गलत तरीके का बिहेवियर उसका रीइंफोर्स किया गया था किसी ना किसी के द्वारा, तो इसलिए वो बिहेवियर उसके अंदर आ गया है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग, तीनों ही चीज़ें बिहेवियर पर्सपेक्टिव को ही आगे सपोर्ट करती हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या कहते हैं कि हम अपना बिहेवियर कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो कोई स्टिमुलस होता है जिसको देख के हम रिएक्ट करते हैं, और वो चीज़ अगर बार बार हो तो वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। ऐसे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है कि कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होता है हमारा बिहेवियर, कि हमें बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिल रहे हैं उस चीज़ के। तो अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं तो वो बिहेवियर फिर से होता है, कॉन्सिक्वेंसेस खराब है तो वो बिहेवियर बंद हो जाता है। सोशल लर्निंग बोलती है कि हमारा बिहेवियर लर्निंग से आता है, देख के आता है, दूसरों से देख के आता है। इसलिए सोशल लर्निंग की बात करें यहाँ पे। तो रोल ऑफ काउंसलर में, बिहेवियर काउंसलिंग में उसका क्या रोल है, रोल ऑफ काउंसलर क्या है? तो काउंसलर का रोल ये है कि वो क्लाइंट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेगा, और क्लाइंट को भी ये समझाएगा कि जो बिहेवियर है ना वो अनलर्न भी किया जा सकता है। जो बचपन से आप बिहेवियर लर्न कर चुके हो, जो आपको लग रहा है कि वो अब नहीं हो सकता, उस चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते हो, तो ऐसा नहीं है। बिहेवियर लर्निंग से हुआ है जिसको आप अनलर्न भी कर सकते हो, और आप रीलर्न भी कर सकते हो। नया बिहेवियर नए तरीके से रीलर्न भी कर सकते हो। तो काउंसलर यहाँ पे ये लर्निंग अनलर्निंग ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो एक टीचर, एक एडवाइज़र, एक रीइंफोर्सर, ये सारे ही रोल प्ले करता है काउंसलर। इसका गोल क्या है कि जो उसका मैल अडेप्टिव बिहेवियर है ना क्लाइंट का, उसको दूर करना है। तो वो बिहेवियर अनलर्न कराना है, और जो अडेप्टिव बिहेवियर है उसे लर्न कराना है। तो इसमें क्या टेक्निक्स जो होती है, जैसे कंटिजेंसी मैनेजमेंट एक टेक्निक है, जिसमें जो बिहेवियर चेंज करना है उसको, जब चेंज हो जाता है तो नए बिहेवियर को रिवॉर्ड दिया जाता है। और वो जब रिवॉर्ड देते हैं नए बिहेवियर को, तो वो बिहेवियर आगे जैसे आपका बिहेवियर जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, आपने उसको चेंज करके बंद कर दिया और अडेप्टिव बिहेवियर अपना लिया, तो उस बिहेवियर को रिवॉर्ड दिया जाएगा, और रिवॉर्ड की वजह से आप वो बिहेवियर फिर से रिपीट करोगे। उसके बाद टोकन इकोनॉमी एक होता है कि जब भी आप कोई अपना डिजायर्ड बिहेवियर दिखाते हो जो एक्चुअल में अडेप्टिव बिहेवियर है, उसमें आपको टोकन मिलता है। और टोकन का मतलब है कि एक तरीके से आपको कोई रिवॉर्ड मिला है, टोकन मिला है, जिसके बदले में आप आगे जाके अपना कोई डिजायर फुलफिल कर सकते हो। और शेपिंग का मतलब होता है जब हम एकदम से किसी का बिहेवियर नहीं बदल पाते हैं तो हम उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे किसी का बिहेवियर है कि वो एक दिन में अगर वो 20 सिगरेट पीता है, वो चेन स्मोकर है, एक दिन में 20 सिगरेट पीता है, और उसको हमने स्मोकिंग क्विट करवानी है, ठीक है। तो अब वो एकदम से, तो अगर कोई एक दिन में 20 सिगरेट पी रहा है तो एकदम से क्विट नहीं कर सकता, तो उसको हम छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर देंगे कि एक दिन वो 2 सिगरेट कम पिएगा, उसके बाद वो और 2 सिगरेट कम पिएगा, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी सिगरेट पीने की आदत बंद हो जाएगी। तो हम हर एक बिहेवियर को रिवॉर्ड देते हैं हर दिन। जैसे जैसे वो, जैसे उसने एक दिन 2 सिगरेट कम पी, तो वो भी तो एक अचीवमेंट है उसके लिए बहुत बड़ी, तो उसको भी रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। तो शेपिंग में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बिहेवियर चेंजेस को रिवॉर्ड देते हैं।
तो रिवॉर्ड्स आर गिवन फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टुवर्ड द डिजायर्ड बिहेवियर। तो हमें ये पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे सक्सेसिवली उस बिहेवियर की तरफ जा रहा है जो डिजायर्ड है, तो उसको हर उस पर रिवॉर्ड मिलना जाता है। जैसे बच्चों को करते हैं, छोटे छोटे स्टेप सिखाते हैं तो उनको हर स्टेप पे कोई ना कोई रिवॉर्ड या कोई अप्रिसिएशन या ऐसी चीज़ देते हैं जो उनको पसंद होती है। मॉडलिंग का मतलब होता है हम किसी और को देख के कोई बिहेवियर सीख रहे हैं। तो जैसे किसी को हाइट से डर लगता है तो किसी और को देख के कोई और उसके सामने उसी हाइट पर चढ़ के खड़ा होकर दिखा रहा है, तो वो उसको देख के सीखता है कि हाइट पर चढ़ने से कुछ नहीं होता। एक्सटिंक्शन का मतलब है जब हम किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स करना बंद कर देते हैं तो वो बिहेवियर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड देन पनिशमेंट, तो हम सबको पता ही है कि पनिशमेंट का यूज़ कब करते हैं, जब हमने किसी के अनडिजायर्ड बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को कम करना है, उसको बंद करना है। फिर आता है रिस्पॉन्स कॉस्ट। दिस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रीइंफोर्सर। कोई इस तरह का रीइंफोर्सर हटाना दैट द इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी अर्न फॉलोइंग एन अनडिजायरेबल बिहेवियर, जो उसने ऑलरेडी उसके पास है। अगर उसने कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर करा है और उसके पास कोई रीइंफोर्समेंट है जो आपने पहले से दी हुई है, तो आप उसको वापस ले सकते हो, टाइम आउट कर सकते हो, या उस बिहेवियर को जो इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल इज रिमूव फ्रॉम द एरिया वेयर द इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड। जहाँ पे उसका गलत बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है उस जगह से ही उसको हटा दो, उसकी ट्रांसफ़र कर दो, उसकी जगह चेंज कर दो, उसका पीयर ग्रुप चेंज कर दो, उसका स्कूल चेंज कर दो, इस टाइप से। हैबिट रिवर्सल, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कॉम्पीटिंग एक्शन विच इज इनकम्पैटिबल। तो a nail biter can grasp an object while a person with motor tics may be taught to contract the muscle of his upper lip isometrically। तो जो हैबिट है उसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो अगर उसकी हैबिट है नेल बाइटिंग की तो उसको कोई और चीज़ दे दो जिससे वो अपने नेल बाइट ना कर पाए, उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा दो, इस टाइप से। और फिर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन तो एक बहुत बड़ा एक फॉर्म ऑफ वो है, टेक्निक है जो थेरेपी में यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें इसके बारे में हम पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं कि पहले एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें वो क्लाइंट जो होता है वो अपने जो भी उसके फियर्स हैं या जो भी उसके फोबियाज़ हैं उसके बारे में लिस्ट बनाता है। फिर धीरे धीरे एक एक के बारे में बात करी जाती है। उसके ये फोबियाज़ के लिए होती है बेसिकली ये वाली टेक्निक, फोबिया कम करने के लिए। तो एक एक करके एक एक स्टेप पे उसके बारे में बात की जाती है। तो जो सबसे कम एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है उससे शुरू करके सबसे ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन तक जाते हैं, और हर एक सिचुएशन में उसको 1 बाय 1 रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है। तो फर्स्ट जैसे 0 to 100 के स्केल में सबसे ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग 100 है, और स्टार्ट आपने किससे किया 0 से, तो 0 वाली स्टेज पे आप उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाओगे। फिर जब वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा जहाँ उसको थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है तो वो रिलैक्सेशन का यूज़ करेगा। ऐसे करते करते जब वो 100 स्टेज पे जाएगा जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो तब तक वो रिलैक्सेशन टेक्निक सीख चुका होगा, तो वो उस स्टेज पे वही टेक्निक यूज़ करेगा और अपने आप को रिलैक्स करेगा, जिससे उसकी जो टेंशन है, उसकी नर्वसनेस है या उसकी एंजाइटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। फिर लास्ट में एक्सपोजर में क्या होता है कि उस चीज़ से एक्सपोज कर दिया जाता है जिससे किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बार बार एक्सपोज करने से उसकी हैबिट बन जाती है और एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, जिसको फ्लडिंग भी बोलते हैं कई बारी। ग्रेडेड एक्सपोजर कर सकते हो, ग्रेडेड मतलब थोड़ा थोड़ा करके, या फ्लडिंग कर सकते हो सडनली। तो ये सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं बिहेवियरल काउंसलिंग में बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। फिर आती है कॉग्निटिव काउंसलिंग, जो जिसमें रैशनल इमोटिव थेरेपी है जो एल्बर्ट एलिस की है। और उसमें क्या है कि जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन हिज एबीसी मॉडल, जो एल्बर्ट एलिस ने एबीसी मॉडल बनाया था, उसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो क्यों होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि ये हमारे बिलीफ सिस्टम से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमारे बिलीफ होते हैं रिगार्डिंग पर्टिकुलर एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बिलीफ हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गया। और द बिलीफ सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल में बी आइदर इरेशनल और रैशनल। बाकी ये है कि ये हमारा सिस्टम जो है बिलीफ सिस्टम, ये रैशनल होगा तो हमारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव होंगे, अगर ये इरेशनल होगा तो हमारे इमोशंस और एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होंगे।
तो रैशनल बिलीफ और बिहेवियर इज व्यूड एज इफेक्टिव एंड पोटेंशियली प्रोडक्टिव, वेयर एज इरेशनल बिलीफ रिजल्ट इन अनहैप्पीनेस। तो अगर रैशनल बिलीफ है तो प्रोडक्टिव हो आप, अगर इरेशनल बिलीव्स हैं आपके तो आप अनहैप्पी हो, नॉन प्रोडक्टिव हो, आपकी आपकी लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने गोल अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आपके बिलीफ ही इरेशनल है। तो जिनके अनरियलिस्टिक बिलीव्स होते हैं, इरेशनल बिलीव्स होते हैं, उनकी लाइफ में फेलियर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अ पर्सन में कॉन्टिन्यूअली थिंक आई शुड बी थॉरोली एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंट इन एवरीथिंग आई डू। अगर कोई पर्सन ये मानता है कि मुझे हर चीज़ में ही परफेक्ट होना है, तो वो उसका अनरियलिस्टिक व्यू है, अनरियलिस्टिक बिलीफ है। और इस वजह से क्या होगा कि अगर वो किसी चीज़ में नहीं कर पाएगा परफेक्टली, तो उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफीटिंग फील होगा, उसका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो अपने आप को डी वैल्यू करेगा। तो ये अल्बर्ट एलिस कह रहे हैं कि इस तरह से अगर आपके बिलीफ इरेशनल होंगे तो आपका बिहेवियर और आपकी इमोशंस भी इरेशनल हो जाएंगी। सो इरेशनल बिलीफ को रूट कॉज बोला गया है मैल एडजस्टमेंट का। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू बी लव्ड और अप्रूव्ड बाय एवरी सिग्निफिकेंट पर्सन। ये क्या है? ये वो बिलीफ है जो आपको गलत सोचने पे मजबूर करता है कि हर एक पर्सन को हर एक दूसरे पर्सन से लव्ड होना चाहिए और उसकी लाइफ में सिग्निफिकेंट होना चाहिए। टू बी वर्थ वाइल अ पर्सन मस्ट बी का मतलब कोई अगर वर्थ वाइल तभी होगा जब वो कॉम्पिटेंट होगा, एडिक्वेट होगा हर चीज़ में। सम पीपल आर बैड, विकेड और विलेनियस एंड दीज पीपल शुड बी ब्लेम। जो लोग बैड होते हैं उनको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। इस तरह के बिलीव जब हमारे अंदर आते हैं तो ये हमें परेशान करते हैं। तो ये सारी इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अ पर्सन इंडिविजुअल शुड बी वेरी कंसर्न एंड अपसेट अबाउट अदर्स प्रॉब्लम, कि हमें दूसरों की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न और अपसेट होना चाहिए। ये कुछ ऐसे बिलीव्स के इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे हम अपने आप को ही परेशान कर लेते हैं। फिर गोल्स क्या है आरईटी के, कि हमारे इरेशनल बिलीव्स को हटाना है और हमारे बिलीफ सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चर करेंगे मतलब हमारे बिलीव इरेशनल से रैशनल हो जाएंगे। तो उसमें से वो शुड, मस्ट और ऑट वाली चीज़ें हटानी है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए या ऐसे ही होना चाहिए। वो उस तरह की चीज़ है जो हम जिसमें इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये चेंज नहीं हो सकता। फिर वो जो इरेशनल बिलीफ आ जाता है ना इसकी वजह से, तो वो हमें परेशान करता है। फिर रोल ऑफ काउंसलर इसमें क्या है कि क्लाइंट को वो सिखाता है कि कैसे उसकी थिंकिंग और इमोशन उसके बिहेवियर से रिलेटेड है। अगर वो गलत सोचेगा, गलत बिलीव करेगा, तो वो गलत इमोशंस आएंगे उसके अंदर और उसका बिहेवियर भी गलत होगा। तो ये चीज़ सिखानी है कि कैसे उसके बिलीफ और उसकी इमोशंस उसके बिहेवियर से इंटरकनेक्टेड है। टेक्निक इसमें क्या यूज़ होती है, तो कुछ कॉग्निटिव टेक्निक्स यहाँ बताई हुई है, जैसे कोपिंग सेल्फ स्टेटमेंट। By developing coping self-statement, rational beliefs are strengthened. For example, a person fearful of public speaking may write down and repeat, I want to speak flawlessly, but it is all right if I don't. कि वो अपने आप को बार बार ये बोले कि ठीक है अगर मैं किसी चीज़ में ख़राब हूँ तो इट इज़ ऑल राइट, कि मतलब इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कोई और काम ना कर सकूँ या मैं अपनी पूरा टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचता रहूँ। रीफ्रेमिंग में क्या होता है कि बैड इवेंट्स को रीवैल्यूएट किया जाता है। जो डिसअपॉइंटिंग इवेंट्स होते हैं, अनकंफर्टेबल इवेंट्स होते हैं, उनको रीवैल्यूएट किया जाता है रादर देन एज ऑफुल एंड अनबियरेबल। ऑफुल मतलब, अनबियरेबल मतलब कि आप उस चीज़ को सोच के झेल भी नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को रीवैल्यूएट करके डिसअपॉइंटिंग की कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि वो एक डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर था, कभी कभी हो जाता है। देन इमोटिव टेक्निक्स में इमोटिव इमेजरी का यूज़ करते हैं कि आप एक मेंटल पिक्चर अपने माइंड में बनाओ। इमेजिन करो कि आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो सिचुएशन दैट वुड नॉर्मली अपसेट अ ग्रेट डील टू फील एन इन, जहाँ पे उसको बहुत परेशानी हो सोच के, और वो उस टाइम क्या फील कर रहा है ऐसी बैड सिचुएशन में, और उस फीलिंग को अप्रोप्रिएट फीलिंग में चेंज करने की कोशिश करो। तो ये प्रैक्टिस के साथ होता है, सडनली तो होता नहीं है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, आपको बहुत इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स आ रही हैं लेकिन आपने उसको अप्रोप्रिएट में चेंज करना है, तो ये टाइम लगता है इसमें। शेम अटैकिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें जो क्लाइंट है ना, इंक्लूड एक्टिविटीज दैट आर हार्मलेस बट इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ टू अ स्ट्रेंजर
वेयरिंग लाउड क्लोथ्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो अपने आप को जानबूझ के जैसे स्ट्रेंजर से इंट्रोड्यूस करो और इस तरह के कपड़े पहनना जो बहुत लाउड हो और सिली क्वेश्चंस पूछो, तो इस टाइप की चीज़ें करना। इससे क्या पता चलता है कि वर्ल्ड डज नॉट स्टॉप इवन इफ मिस्टेक इज मेड, कि अगर आप कोई गलत चीज़ भी कर देते हो, एम्बैरेसिंग भी, तो भी कोई वर्ल्ड ख़त्म नहीं हो जाता है, दुनिया वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। फिर बिहेवियरल टेक्निक में एक है बिब्लियोथेरेपी। इन दिस क्लाइंट इज आस्क्ड टू रीड अ सेल्फ हेल्प बुक, कि आपको अगर खुद को अपनी हेल्प करनी हो तो उसमें आप अपने आप की हेल्प कैसे कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे आपने भी देखा होगा मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, इस टाइप की बुक रीड करने के लिए, या सेल्फ हेल्प बुक, या अपने आप की हेल्प आप कैसे कर सकते हो उस टाइप से रीड करने के लिए कहा जाता है। एक्टिविटी होमवर्क में उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए बोला जाता है एज अ होमवर्क। जैसे कोई अगर अपनी जॉब छोड़ना चाहता है तो उसे बोला जाता है कि आप उसको कंटिन्यू करो इवन इफ आपको अनरीजनेबल लग रहा है, अनफेयर लग रहा है, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करो। फिर कॉग्निटिव थेरेपी जो एरन बेक ने डेवलप की थी, उसमें भी इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम को ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बिलीव्स को, और वो कैसे हमारे बिहेवियर से, फीलिंग से रिलेटेड है। कॉग्निशन को, इमोशन को और बिहेवियर को ही टारगेट किया जा रहा है। तो एरन बेक एक वर्ड यूज़ करते हैं स्कीमा, मतलब जो हमारे बिलीव्स हैं वो दूसरे लोगों को लेके या वर्ल्ड को लेके या एनवायरनमेंट को लेके, उसको स्कीमा बोलते हैं। तो कॉग्निटिव स्कीमा अगर हमारे अडाप्टिव हैं तो वो पॉजिटिव अडाप्टेड हो जाएंगे, नेगेटिव है तो वो मैल अडाप्टिव हो जाएंगे। तो हमें किसी भी क्लाइंट के मैल अडेप्टिव स्कीमा को अडेप्टिव में चेंज करना है। तो मैल अडेप्टिव स्कीमा क्या होता है, उससे फॉल्टी रीजनिंग होती है, फॉल्टी एंड इंडिविजुअल्स गलत तरीके से सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं, वो हर चीज़ को नेगेटिव मान लेते हैं। एक ऐसी एक होते हैं ना कुछ लोग जिनको हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की आदत होती है, तो उनका स्कीमा ही वो होता है, अडेप्टिव होता है। लेकिन जो हर चीज़ में गलतियां निकालते हैं उनका स्कीमा ही मैल अडेप्टिव होता है। अब कॉग्निटिव थेरेपी में गोल क्या होता है कि वो बायस रिमूव करो, वो डिस्टॉर्शन जो है थिंकिंग में उसको रिमूव करो। तो पहले तो उस पर्सन को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो क्यों, कैसे वो हर चीज़ में गलतियां ही निकालता है, वो हर चीज़ में नेगेटिव ही सोचता है। फिर उसको ऑल्टरनेटिव तरीके से सोचने में हेल्प करो कि आप जो हमेशा गलत ही सोचते हो इसका ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। तो काउंसलर का रोल क्या है, वो उसके साथ बैठ के, क्लाइंट के साथ बैठ के उसके बिलीफ सिस्टम को समझता है और उसको भी समझाता है, उसकी कॉग्निशन को, बिहेवियर को और फीलिंग्स को। टेक्निक इसमें भी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ही जो है, जैसे हमने ऊपर देखा था आरईटी में कि उसके रैशनल इरेशनल थॉट्स को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, यहाँ पे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। पहली चीज जैसे सेल्फ मॉनिटरिंग है इसमें, कि देख आप ही खुद अपने माइंड में ध्यान रखो कि आपके माइंड में कैसे ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको आपने कंट्रोल करना है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। एविडेंस को एग्जामिन करो कि क्या आप जो सोच रहे हो उसका कोई सच में एविडेंस है, या आप बिना मतलब भी बिना किसी एविडेंस के ये सब चीज़ें सोचते रहते हो। फिर सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग होती है कि उसको ना लॉजिकली एनालाइज करो, जैसे सोक्रेटिक क्यों बोला है, जैसे फिलोसोफर सोचते हैं, हर चीज़ को, अपने थॉट्स को लॉजिकली एनालाइज करो, अगर वो डिस्टॉर्टेड है उसको एक्यूरेट थॉट से रिप्लेस करो, रियलिस्टिक थिंकिंग रखो, अपने बिलीव को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओ। अगर ऐसा कुछ है तो उसका एविडेंस ढूंढो कि आपके बिलीफ का क्या प्रूफ है, जो आप सोच रहे हो वो कैसे आप कह सकते हो कि वो सही है। तो जितनी भी ऊपर हमने टेक्निक डिस्कस करी है, अप्रोचेस डिस्कस करी हैं, वो सारी इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोसेस दोनों में यूज़ हो सकती हैं। और दोनों में फ़र्क क्या है इंडिविजुअल और ग्रुप में, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जब हम इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।